बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर या एक्सप्लेन। आप किसी भी लॉ को जब आपको समझ नहीं आ रही होती, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। और ये किसकी ड्यूटी होती है इंटरप्रेट करना? ये कोर्ट की ड्यूटी होती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट मतलब आम बंदे को लॉ समझाना, उसकी मीनिंग को एक्सप्लोर करना, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन या एक्सप्लोर। अब एक वर्ड है, उसकी मोर देन वन मीनिंग्स है, डाइवर्स वर्ड है, ठीक है? उसकी जो मीनिंग्स है वो डाइवर्स है। अब उधर उसमें से कौन से हमने पिक करनी है वो हमें बताएगा, वो हमें पता चलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जब हम रूल्स पढ़ेंगे तब। और वो किसकी ड्यूटी है? वो कोर्ट की ड्यूटी है कि उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करे कि जस्टिस क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। जस्टिस को आपने एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्टैट्यूट्स की हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन? एक पहला पर्पज क्या है कि भाई जो लॉ में एम्बिग्यूटी है, ठीक है, जो वर्ड्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। और दूसरा ये पर्पज है कि जो जस्टिस है वो डिलीवर हो जाए। जस्टिस क्या हो जाए? एडमिनिस्टर हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन। ये थोड़े दो मकासद हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के। अब स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड लॉ। अब किसी भी लॉ को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम कंबाइनली क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब फॉर सपोज, अब मैंने पर्पज बताया था। पर्पज क्या था? टू क्लियर द एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। फॉर सपोज, अब जहाँ पे अपील का आपके पास कितने टाइम होता है? 30 डेज। अब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। 30 का मतलब 30, 1 2 3 29 30। 30 का मतलब 30। देर इज नो एम्बिग्यूटी, सो देर इज नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाँ, इंटरप्रिटेशन नीड वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे एम्बिग्यूटी हो, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे वर्ड्स ऑब्वियस ना हो। अब जैसे जैसे पीपीसी में सेक्शन 8 डेफिनेशन का वो बताता है मेल या ही। अब वो मेल और ही के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ पे किसी भी फीमेल या शी का डिस्कशन नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे अभी हम पता चल, अगर देखें कोई फीमेल जुर्म करती है या कोई फीमेल ऐसा कोई ब्रीच ऑफ पीस करती है तो उसके लिए क्या सजा होगी? अब देखो, हमने तो वर्ड इस्तेमाल किया मेल या ही इस्तेमाल किया है। जैसे हम वर्ड सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करते। या जिसके लिए सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड के सॉरी, उस सेम के लिए हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मेल इंक्लूड्स फीमेल एंड ही इंक्लूड्स शी। ये हमें कौन बताएगा? ये जब जनरल क्लासेस एक्ट पढ़ेंगे तो वो हमें बताता है कि भाई आप जब भी जेंडर को कंसिडर करेंगे, मेल का मतलब मेल इंक्लूड्स फीमेल एंड ही इंक्लूड्स शी एज वेल। सिंगुलर इंक्लूड्स पिलर, पिलर इंक्लूड्स सिंगुलर। ठीक है? मतलब एक बंदा अगर कोई जुर्म कर रहा है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक बंदा जुर्म कर रहा है तो उसकी क्या सजा होगी वो तो बिल्कुल क्लियर है। अगर ज्यादा बंदे कर रहे हैं तो उस पर भी वही एक बंदे वाला लॉ अप्लाई होगा। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द इंटरप्रिटेशन। इस वजह से हमें इंटरप्रिटेशन जरूरत पड़ती है। अब देखो, फीमेल कोई जुर्म करती है तो वो तो कहेगी वहाँ पे तो पीपीसी में कोई फीमेल का जिक्र ही नहीं है। तो हम कहेंगे सेक्शन 8 के तहत मेल मेल मुश्तमिल, मेल आल्सो इंक्लूड्स फीमेल, ही इंक्लूड्स आल्सो शी। उसके बाद आते हैं रूल्स। अब आप जब इंटरप्रिटेशन करते हो तो उसके 3 रूल्स होते हैं। एक होता है लेटर रूल, और दूसरा होता है मिसचीफ रूल, और तीसरा होता है गोल्डन रूल। जो पहला वाला रूल होता है उसमें आपने बिल्कुल लफ्जी माना देखनी है, बिल्कुल लफ्जी माना देखनी है। अगर उससे जस्टिस एडमिनिस्टर होता है देन यू डोंट हैव टू गो टू द नेक्स्ट 2 रूल्स। मिसचीफ रूल और गोल्डन रूल की तरफ नहीं जाना। दूसरा कौन सा है? मिसचीफ रूल है। मिसचीफ रूल में आपने इंटेंशन देखनी होती है लेजिस्लेचर की। जो कानून बनाया गया उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, उसके पीछे मकसद क्या था। अब जैसे अब जैनब बिल पास कराया गया था तो उसको उसका मकसद क्या है कि टू स्टॉप द जो जाती हो रही है बच्चों के साथ, पीडोफाइल जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनकी सजा के लिए क्या पास किया गया? जैनब बिल पास किया गया, बच्चों से ज्यादती के अगेंस्ट जो होते हैं उनके खिलाफ। तो मिसचीफ रूल हमने क्या करना होता है? उसकी इंटेंशन देखनी होती है। और उसके बाद होता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ने आपने नेचुरल और जो उसकी ओरिजिनल मीनिंग होती है उससे हटकर आपने क्या करते हैं? उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब देखिए, हम ये जो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, इसको क्यों क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इस वजह से फॉलो करते हैं कि हमें जस्टिस क्या हो? एडमिनिस्टर हो, जस्टिस सही तरीके से क्या हो? मिल जाए। तो ये इन लेटर रूल मतलब ये इनका रूल्स का मकसद ही यही है कि ये रूल्स हम देखें। अभी अगर जस्टिस पहले रूल से हमें मिल रहा है तो हमें दूसरे रूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर दूसरे रूल से मिल रहा है तो हमें तीसरे रूल की तरफ जाने की नहीं है। अगर पहले दोनों रूल से हम जस्टिस नहीं मिल रहा तो हमने तीसरे रूल की तरफ जाना है, जो क्या होता है? एक नेचुरल मीनिंग से हम हटके बनाते हैं। अब देखें, मेल का नेचुरल मीनिंग क्या है, ही का नेचुरल मीनिंग क्या है, लेकिन उसमें हम आल्सो फीमेल को इंक्लूड करते हैं, उसको हम आल्सो शी को इंक्लूड करते हैं। तो दिस ये मतलब हम नेचुरल मीनिंग से हट के बना रहे हैं।
पिलर का मतलब पिलर होता है, सिंगुलर नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं पिलर का मतलब सिंगुलर भी होता है इन द लॉ। ठीक है, तो दिस इज द गोल्डन रूल। उस इन रूल्स के बाद आपने कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं, वो जब कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रही होती है तो कोर्ट को ये जहन में रखनी होती है प्रिजम्पशंस। अगर ये प्रिजम्पशन है सही है या गलत है, वो हमें ये कोर्ट का हेडेक नहीं है, ये इसको उस पर कोर्ट ने डिस्कस नहीं करना, ये फिर अलग बात चली जाएगी, अलग अलग वे में एक बात निकल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ये प्रिजम्पशंस प्रिज्यूम करनी है कि हाँ भाई, इनको क्या कहते हैं, दीज आर स्टेचुटरी प्रोविजंस, स्टेचुटरी प्रिजम्पशंस। ये लॉ ने प्रोवाइड की हुई है, हमने खुद अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये लॉ ने बनाई, इस वजह से हम क्या कहते हैं, लॉ की दी गई हमें प्रिजम्पशंस। लॉ इज वैलिड, जिस लॉ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कोर्ट कहेगी वो लॉ क्या होगा, लॉ प्रिज्यूम करेगी कि वो लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। अगर उसको वो प्रिज्यूम वैलिड करेगी नहीं तो उसकी इंटरप्रेशन करने का फायदा ही नहीं है, इनवैलिड लॉ की इंटरप्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद होगा वो जिस 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 कंट्री में या जिस मुल्क में वो इंटरप्रेट किया जा रहा है वहाँ पे वो ऑपरेशनल भी हो। फॉर सपोज हम इंडिया का लॉ यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का लॉ ही इंटरप्रेट करेंगे। और दूसरा क्या होता है, तीसरी कि जो लॉ बनाया जाता है वो इंटरनेशनल जो लॉ है उसके जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली, वो सारे के सारे, राइट टू लाइफ, वो सारे के सारे उस लॉ में दिए जाते हैं। अब जैसे डिक्टेटरशिप लग जाती है तो उसमें कुछ इन लॉज के ऊपर क्या बनाया जाता है, इन लॉज के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं, लाइक आप राइट टू असेंबली नहीं होता, लाइक कुछ और लॉज मतलब एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन आपने प्रिज्यूम कर, कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है कि हाँ ये जो लॉ जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो क्या है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। उसके लेजिस्लेचर डज नॉट कमिट मिस्टेक, जो कानून बनाने वाले हैं वो कभी गलती नहीं करते, गलती करते हैं नहीं करते, दिस इज अनदर डिबेट। लेकिन जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तब आपने ये बात जहन में रखनी है, जब कोर्ट ने ये बात जहन में रखनी है कि जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने वाला है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। उसके बाद वो अपने वर्ड्स जो है ना उनको भी ज़ाया नहीं करता, लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला अपने वर्ड्स को ज़ाया नहीं करता। उसके अलावा एक और भी होती है कि भाई लॉ जो भी लेजिस्लेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, फेयर होता है, वो किसी से बियास नहीं होता, चाहे हो ना हो, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि जो लॉ बनाने वाला है, जो कानून बनाने वाला है, जो लेजिस्लेचर है, वो कभी भी किसी से हसद नहीं रखता, कभी भी किसी से बुग्ज नहीं रखता, जो भी वो लॉ बनाता है वो फेयर होकर बनाता है लॉ। उसके बाद हमने छठा कहते हैं, ही नोज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब उसने भले लॉ पढ़ी ना हो, उसने उसने भले कभी कभी वो स्कूल गई ना हो, कभी वो लॉ के कॉलेज, कभी लॉ की यूनिवर्सिटी में वो कभी गई ना हो, कभी उसने लॉ के लेक्चर को सुना ही ना हो, कभी उसने लॉ की बुक देखी ही ना हो, लेकिन वो कोई लॉ बनाता है तो हमने ये प्रिज्यूम करना है कि उसको जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के वो पता है। किसने प्रिज्यूम करना है, कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है। अगर वो प्रिज्यूम ये नहीं करेगी देन उसको फिर मतलब एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फिर उस लॉ को वैलिड ही नहीं माना जाएगा। एंड जिस लॉ में वो कानून बनाया जा रहा है, अब फॉर सपोज इंग्लिश में कानून बनाया जा रहा है, तो वो जो लेजिस्लेटर है उसको सारी की सारी जो भी प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज के, जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लैंग्वेज की, उस सब रूल्स का, सब लैंग्वेज की उसको क्या है, उसकी उसके ऊपर उसकी ग्रिप है। तो अगर ये नहीं, अगर ये नहीं होगा, अगर ये हमने प्रिजम्पशन को हमने प्रिज्यूम करना है, अगर है नहीं है, दिस इज यहाँ पे सच और झूठ की टेस्ट नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, जब भी कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करेगी तो उसमें ये 7-8 जो इंटरप्रिटेशन होती हैं, उस प्रिजम्पशंस होती हैं, वो अपने जहन में रखनी होती है और इनको देख के उन्हें प्रिजम्पशन सॉरी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। उसके बाद आती है डिस्क्रिशन एंड आइसोलेशन। अब जो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है वो भी उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं और वो उन रूल्स से पीछे जाके नहीं कर सकती। और उसके बाद एक आइसोलेशन, एक आइसोलेशन का मतलब ये है कि जिस लॉ को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं खाली उसको आपने इंटरप्रेट नहीं करना, आप अपने दूसरे लॉज भी देखने हैं। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन दूसरे लॉज की जो कहते हैं मेन डेफिनेशन है वो वायलेट अगर हो रही होती हैं तो आप, इट मीन्स यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। अब फॉर सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहें, उसकी हम इंटरप्रिटेशन जरूरत पड़ जाए, हम उसमें कहें कि माइनर कैन ट्रांसफर इज ऑनरशिप, माइनर कैन ट्रांसफर इज ऑनरशिप, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो इट मीन्स वी आर डूइंग द इंटरप्रिटेशन रॉन्ग, हम इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। मतलब जिस लॉ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमें सिर्फ उस लॉ को खाली नहीं देखना, हम जो उसके बाकी जो लॉज हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, या उसके साथ से लिमिटेशन एक्ट है, हमने उन सब को देख के उसके मुताबिक ऐसी इंटरप्रिटेशन करनी है जो उनके अगेंस्ट ना हो। ठीक है, जो उनको क्या करे, इन कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में ना आ जाए। लाइक अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और उसके बाद एक जनरल क्लासेस एक्ट है, जनरल क्लासेस एक्ट में सिर्फ ये प्रोवाइड इस वजह से किया गया है
कि आपको क्या किस में हेल्प हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हेल्प हो। उसमें आपको मोर देन 30 to 40 डेफिनेशन आपको बताई गई है। वो डेफिनेशन आपने जब भी लॉ को पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन आपने याद रखनी होती है। लाइक जब भी कोई कानून शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। लाइक समन्स होंगे या जो भी क्या कहते हैं रिवाइवल होगा किसी भी एक्ट का, या किसी भी एक्ट को हम रिपील करेंगे तो उनका क्या इफेक्ट होगा, वो सारा का सारा हम जनरल क्लास एक्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने एड्स को डिस्कस करना है। 2 टाइप्स की एड्स होती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरल क्लास एक्ट के साथ साथ आपको ये एड्स भी पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू।